मैं कुछ और कहूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी ही कुछ पंक्तियां आप लोगों के उसमें आज सुना देती हूँ कि छंद के प्रबंध लिए, गीत भाव बंध लिए, हिंदी रस के विभिन्न रूप लेके आ गई और काव्य के विधान संग गद्य के अनेक रूप लेके भाषा भारती हृदय मेरे समा गई और प्रेमचंद वाला धर्म मन में बसाए हिंदी, जन के दुखों के गीत पल में ही गा गई और भाव था प्रधान तत्व, मात्र इस कारण से हिंदी माता बन करके सबको लुभा गई। तो हम अपनी भाषा को भी माँ कह के पुकारते हैं, भारत को माँ कह के पुकारते हैं। बस उस माँ को हम अपने घर में सम्मान देने की जरूरत है और इस बात की जरूरत है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करें कि उसे हिंदी आती हो, वो हिंदी को अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हो, वो हिंदी को हिंदी में लिख रहा हो, उसे हिंदी की मात्राओं का ज्ञान हो, उसे हिंदी के अच्छे शब्दों का ज्ञान हो। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत आभार अनुपमा जी, बहुत बोलने वाली व्यक्ति मैं हूं नहीं। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कविता स्वधा जी। और स्वधा जी के बारे में दो पंक्तियां मैं बता दूं। और बहुत बड़ा व्यक्तित्व है आपका, बहुत ही ज्ञानी है। विशेषकर आप शिक्षक हैं, आपका व्यवसाय शिक्षा देना है, लेकिन इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही जो कहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र से हटकर एक क्षेत्र है, उस पर भी आपने महारत हासिल की है। आप एक बहुत अच्छी वास्तुविद भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ स्वदा जी। जी, मैंने 1998 में आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग किया और मैं अपना ऑफिस भी रन कर रही हूँ, पर पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आप लोगों में से हम सभी लोग एक विषय में पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर। और आपने चार चार पांच विषयों में लगभग स्नातकोत्तर किया, अगर मैं एमएड की डिग्री भी उसमें जोड़ दूं तो बहुत सारे विषयों पे आपको ज्ञान है, बहुत सारे विषयों को की आप ज्ञाता है। और हिंदी में तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं, काव्य आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपका पुनः स्वागत है। और अब मैं चाहूंगी कि हमारी मित्र, आज की कार्यक्रम की संचालिका, अगर डॉक्टर रश्मि जी यहाँ पर उपस्थित है, तो आज की काव्यांजलि आरंभ करें। डॉक्टर हाँ, रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मैं जिस पद पर हूँ उस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। मैं अभी 4 बजे ही घर पहुँची हूँ और मैं अपनी अनुपमा जी की बात को नहीं टाला। मैंने कहा तुरंत इस काम को धन्यवाद। किसी तरह पूरा किया जाए। तो हम लोग आज का ये जो मंच है वो मुख्यतः हम लोगों ने इसलिए आज यहाँ पे ये काव्य गोष्ठी रखी है ताकि 23 दिसंबर को हमारा एक बहुत ही इसको कहते हैं कि बहुत ही समृद्ध स्तर पर होने वाला एक प्रोग्राम है जो पुस्तक मेले में आयोजित होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा, अनुपमा जी ने ये सोचा कि ये यहाँ पे एक मंच हम लोग एक बार इसकी क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम उस दिन जब, क्योंकि मंच है वहाँ पे, वो खुला मंच है, बहुत लोग आएंगे, तो हम लोग एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हम सभी नए हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को किया गया है। और अगर हमें इनमें से कुछ भी, क्योंकि हमारी जो मैडम यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं वो कविता के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुकी हैं, अगर उनके कोई भी सुझाव मैम आप अगर देंगी तो हम सभी उसको अपने सराखों पे लगाएंगे और अपने अपने में सुधार करेंगे। तो सबसे पहले इसी संदर्भ में मैं आमंत्रित करती हूँ अपर्णा सक्सेना जी को, वो आएं और अपना काव्य पाठ करें, ऐसा जैसे कि वो मंच पे करेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। नमस्कार मैम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं यहाँ पे जैसा कि मैं अपर्णा सक्सेना, अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की उप सचिव हूँ और सभी लोग जानते हैं कि अपराजिता संस्था जो बनी है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनी है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जो महिलाएं 20-30 सालों से करीब अपने घर गृहस्थी में ही लगी हुई थी, जिनके अंदर हुनर तो बहुत था पर वो अपने घर परिवार, पति, बच्चों और रिश्तेदारों तक ही सीमित रह गई थी, उनको अपराजिता की वजह से एक मंच मिला है कि उनको भी अपनी प्रतिभा को दर्शाने का या उनके अंदर जो भी गुण हैं उनको वो प्रदर्शित करने का उनको एक अवसर मिला है। तो मेरी जो कविता है आज की वो ऐसी ही महिलाओं को समर्पित है।
तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने खुद से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, सहने की ताकत मुझ में है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। और समूह का हमारे जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसका नाम ही अपराजिता है, और समूह के नाम को पूर्णतः चरितार्थ करती हुई आपकी ये पंक्तियां हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती संध्या जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी जो मुख्य गणमान्य अतिथि हैं, वक्ता जी हैं, उनको मेरा सादर अभिवादन, और साथ ही जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि अपर्णा जी ने बताया कि हमारा जो अपराजिता है वो मुख्य रूप से घरेलू महिलाओं के लिए है, कि वो घरेलू महिलाएं जो 20-25 सालों से नहीं निकली थी उन्हें हमने बाहर निकाला है और घरेलू महिलाओं को एक मंच दिया है। तो आज जो घरेलू महिलाओं के मन में भाव चल रहे हैं उन भावों को मैं अपने शब्दों के माध्यम से एक कविता के रूप में पिरो के ला रही हूँ। घर के आंगन से दरवाजे की चौखट तक, घर के आंगन से दरवाजे की चौखट तक सिमट कर रह गया वजूद उन महिलाओं का, सिमट कर रह गया वजूद उन महिलाओं का जिन्हें नाम दिया है घरेलू महिलाओं का, जिन्हें नाम दिया गया है घरेलू महिलाओं का। कितना आसान दिखता है उनका जीवन, कितना आसान दिखता है उनका जीवन, हर किसी की फिक्र में खुद को भुला देना, हर किसी की फिक्र में खुद को भुला देना। कुछ दबी ख्वाहिशें दब कर रह गईं घर के किसी कोने में, कुछ दबी ख्वाहिशें दब कर रह गईं घर के किसी कोने में। अफसोस तो तब हुआ, अफसोस तो तब हुआ जब गुजर गया उम्र का खूबसूरत दौर, अफसोस तो तब हुआ जब गुजर गया उम्र का खूबसूरत दौर। और सुनने को मिला क्या किया तुमने अपने जीवन में, और सुनने को मिला क्या किया तुमने अपने जीवन में। कैसे बताऊं, सच में कैसे बताऊं, कुछ भी तो नहीं किया अपने लिए जीवन में, कुछ भी तो नहीं किया अपने लिए जीवन में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संध्या जी, काफी मार्मिक प्रस्तुति थी। हालांकि घरेलू महिलाएं हों, घरेलू महिला जैसा कुछ होता नहीं है वर्ड, क्योंकि हम लोग भी बाहर भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तो हमारे लिए मतलब तमाम सारी महिलाएं चाहे वो घर में रहें चाहे बाहर रहें, उनको घर का काम तो करना ही है। और कई बार हम किसी भी पद पे रहें या घर में भी रहें तो हम लोग को एक नेचर है महिला का, जो कि समझौता कहें या सबको मिलाकर चलने की जो आदत है, उस आदत के तहत हम अपना जीवन सुख से जी रहे हैं। और आपकी कविता साफ साफ ये इंगित करती है कि घरेलू महिलाएं जो काम कर जाती हैं वो उसी से सारा जीवन आसानी से चल रहा है। मैं कह सकती हूँ कि घरेलू महिलाओं की वजह से ही जो पुरुष काफ़ी आगे जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हम महिलाओं का है। ख़ास तौर पे वो
सिर्फ घर में सुव्यवस्थित तरीके से घर को चलाने वाली महिलाएं। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अमिता हजेला जी को। अमिता हजेला जी हैं क्या? अच्छा, मेरे पास जो नया एक और जो दूसरा नाम है वो नाम है मीठू राय जी। उनकी कविता आ चुकी है हमारे मंच पे। अमिता जी हैं मंच पर, अनम्यूट कर उनकी दीजिए कविता, अमिता जी। अच्छा उनकी कविता आई है क्या अमिता हजेला जी की? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अमिता हजेला जी आप पहले आ जाइए। आप हमारे समूह की बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं, जहाँ तक मैं जान पाई हूँ आपको बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं। तो आप आइए और अपनी काव्य प्रस्तुति दीजिए। अमिता हजेला जी। नमस्कार सभी को। मैंने अपनी कविता लिखी जरूर थी मैम, लेकिन कुछ उसमें कमियां रह गई थी जिसका सुधार अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस मंच पे अभी इसे न लाऊं। जैसा है आप वैसा प्रस्तुत कर दीजिए, कोई नहीं, बहुत अच्छी कविता है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। तो मैम मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी कविता लेके बैठना नहीं, पड़ेगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं मीठू राय जी को बुला लेती हूँ, तब तक आप बिल्कुल तैयारी बिल्कुल करिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे समूह के सदस्य मीठू राय जी को, आए और अपना काव्य प्रस्तुत करें। मीठू राय जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी। थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। नमस्कार, मेरा नाम मीठू रॉय है। मैं अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की एक मेंबर हूँ और मैं पेशे से एक होम शेफ हूँ और मैं संगीत एक अध्यापिका भी रह चुकी हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा पे अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। जिसमें त्रुटि हो तो सभी गुरुजन कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में अभी नई हूँ। युगों युगों से जिस भाषा को अपना हमने जाना, युगों युगों से जिस भाषा को अपना हमने जाना, सहज सरल सबको भाए बस इतना ही है माना। सहज सरल सबको भाए बस इतना ही है माना। स्कूलों की खड़ी किताबों से शुरुआत हुई थी, स्कूलों की खड़ी किताबों से शुरुआत हुई थी, पढ़ते बचपन में बड़ी किताबों से मुलाकात हुई थी, पढ़ते बचपन में बड़ी किताबों से मुलाकात हुई थी। अवधि खड़ी सरल और व्यंजन वर्ण से अपना नाता, अवधि खड़ी सरल और व्यंजन वर्ण से अपना नाता, फिर कोई क्यों मातृभाषा को हृदय से नहीं अपनाता, फिर कोई क्यों मातृभाषा को मीठू राय शायद लेफ्ट हो गई हैं। अच्छा, आगे के आदेश। यह नेटवर्क से प्रॉब्लम। तो अब मैं अनुपमा जी, क्या मैं किसी हाँ जी, किसी हाँ अन्य सदस्य को बुलाऊं? हाँ जी, अमिता जी आवाज म्यूट हो, म्यूट हो। हाँ जी, अन्य सदस्य को बुला लेते हैं। अमिता जी आ गई हैं शायद, अमिता हजेला जी। अमिता जी आ गई हैं? ठीक है, मैं अमिता हजेला जी को बुलाना चाहती हूँ। आप आए और मैम अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मेरी जो कविता है ये एक स्थान से प्रेरित है जहाँ मैं जाती हूँ और हम सब भी जाते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद जो भाव मेरे दिल में आए हैं, बस उन्हीं को मैंने लिखा है। हो सकता है किसी को आपत्ति हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
और इसका कथानक भी कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है कि इसको अब अगर मैं सुधार करना चाहूँ तो वो कथानक वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा या सराहना दीजिएगा। क्या सचमुच ईश्वर दंड देता है, ये कविता का शीर्षक है। क्या सचमुच ईश्वर दंड देता है। बचपन से सुनती आ रही हूँ सत्यनारायण की कथा, लीलावती कलावती की कहानी। ईश्वर का अनादर करो तो ईश्वर दंड देता है, किसी की भी नैया डुबो देता है। क्या सचमुच ऐसा होता है। आजकल लीलावती जिसे मैं जानती हूँ, वहां रहते हैं अनाथ बच्चे, कुछ पक्के कुछ कच्चे, जिनका न कोई खिवैया है, न बाबा न मैया है। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है पर दया भाव से, किसी की मनुहार नहीं, दुलार नहीं, किसी से भी हट का अधिकार नहीं। लोग सहानुभूति देते हैं, प्यार नहीं। कौन दिखाए इन्हें स्वप्न सुहाने, कौन सुनाए इन्हें लोरी की ताने। क्या अपराध है इनका, क्या अपराध है इनका। धरती पर जन्म तो सभी लेते हैं, माता पिता तो सभी के होते हैं। किससे पूछूं, किससे पूछूं हे कलावती, क्या तुमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। हे लीलावती, क्या वणिक को सचेत नहीं किया था। क्यों आज तुम्हारी कलावती अस्त व्यस्त सी डोलती है, अपने किस अपराध का दंड भोगती है। ईश्वर का अंश तो सब में होता है, फिर क्यों कोई हंसता कोई रोता है। क्या सचमुच ईश्वर दंड देता है। नहीं, नहीं खड़ी हूं मैं उस समाज के साथ, जो ध्वजा लेके चलते हैं हाथ, देखते हैं जगत गुरु बनने का स्वार्थ की, बात करते हैं उत्थान और परमार्थ की। धन संपदा है अपार, बनाते हैं मंदिर और द्वार। क्या नहीं दिखते इनको ये रोते सिसकते लाचार। जो दिया इन्हें क्या पर्याप्त है, जो दिया इन्हें क्या पर्याप्त है। क्यों ये अपराध व्यभिचार व्याप्त है। हे कृष्ण कहाँ हो तुम, हे कृष्ण कहाँ हो तुम। इन अर्जुनों का नीति का संदेश न दोगे। इन अर्जुनों को नीति का संदेश न दोगे। उठो युद्ध करो का घोष न करोगे। कब थमाओगे इनके हाथ गांडीव और गदा, कब लिखोगे इनकी विजय की कथा। तुम न आए जो कृष्ण तो अभिमन्यु मर जाएगा, और सारा दोष सुभद्रा पर मढ़ा जाएगा, और सारा दोष सुभद्रा पर मढ़ा जाएगा, और सारा दोष सुभद्रा पर मढ़ा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपने अपने भावों को आकार दिया है। मतलब मैं तो एकदम भाव विभोर हो गई थी, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है बचपन से मेरे दिमाग में कौंधता रहा। जब भी मैं सत्यनारायण की कथा सुनती थी तो वास्तव में एक डर समा जाता था कि क्या हम लोग, मतलब जो कुछ भी उस कहानी में है। तो आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है, इसमें कोई भी आपत्तिजनक नहीं है, और हर किसी के मन में जो भी थोड़ा सोचता है, जो थोड़ा संवेदनशील है, वो इस विचार को ज़रूर उठा सकता है। लेकिन आपने जो कविता पिरोई है बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया। मैं भी बोलना चाहूंगी चाहेंगे मैं भी बोलना चाहूंगी। लोग जिस अनाथाश्रम के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम है, लेकिन आपने इसका सामान्यीकरण अगर कर दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है मुझे लग रहा है। जिस विषय पे हमने कहा था कि क्या नाम है? हाँ, तो हम नाम लोग क्या? लीलावती निराश्रित बालगृह।
लीलावती लीलावती मुंशी निराश्रित बाल गृह। बट आपने जो इसको पिरोया है लीलावती कलावती के कथा से, हाँ। बहुत बढ़िया, अपने व्यंग सटायर कहिए इसको, बहुत और बहुत बहुत ही बढ़िया मतलब मंच पे प्रस्तुत नेता। करता है कि एकदम सटीक, बहुत मैं अगर अभी भी इसमें थोड़ा-सा अगर व्यवधान डालूँ, क्षमा करिएगा डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी। इसमें 2 कमेंट्स बहुत अच्छे लगे इस पर आए थे। एक तो आया था बरखा जी का कि दंड नहीं हाँ। पुरस्कार है। हमारी सभी माएँ वहाँ पर उपस्थित हैं, तो दंड नहीं पुरस्कार मिल रहा है। और एक और आया था कि अर्जुन है, तो अभी विजय गाथा अवश्य लिखी जाएगी। तो ऐसे मैम इसीलिए मैंने लिखी है कि बहुत अर्जुनों के हाथ में गांडीव और धनुष जरूर गांडीव और गदा जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि इन अभिमन्युओं का कुछ उद्धार हो सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत विषय है, आपने बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, बहुत ही मजा आ गया। हमारी अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित है, रश्मि जी, स्वागत है। अपराजिता, रश्मि जी नहीं, सीमा जी। हाँ, रश्मि जी, मैं आपको बता रही हूँ कि रश्मि जी यहाँ, सीमा जी भी उपस्थित है, प्रोफेसर जस्ट सीमा फॉर जी 10 मिनट, और जस्ट फॉर साथ 10 ही मिनट, साथ और हमारी बहुत बढ़िया श्रुति जी सुना। भी। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। दी। ये बहुत अच्छे समय में मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी कविता सुनने को मिली। मैंने कहा भी था कि मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आ पाऊंगी, हाँ जी, तो मजा आ गया बस। बहुत आगे अब बढ़िया, बहुत अच्छी कविताएं भी कंटिन्यू। अध्यक्षीय उद्बोधन सबसे आखिर में होगा, सीमा जी तैयार रहिएगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, सबसे नहीं आखिर में। नहीं, सॉरी, मैंने पहले ही मना किया था, मुझे कहीं जाना है, अच्छा, तो मैं मैं बस वो 10 मिनट रश्मि के जी, लिए हूँ। डॉक्टर रश्मि जी को मैं आरंभ अध्यक्ष में ये हैं, बता दूंगी। अध्यक्ष जी, हमारी जी, सचिव जी। जी हैं। हाँ जी। अच्छा सचिव जी, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी, है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। अब मैं नेक्स्ट हमारे जो अगली कवित्री हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगी, नोहर वर्मा जी। अभी उनका भी अभी लेखनी की अभी शुरुआत है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, तो मैं आपको बुलाना चाहती हूँ नोहर वर्मा जी। नमस्कार उपस्थित सभी, सम्मानित तो नहीं कहेंगे, सम्मानीय हैं, बट हमारे एज के हैं, बूढ़ी लोगों को, जो जिनके उनका अभी चेहरा मैंने नहीं ज्वाइन किया, मुझे वो मैंने सुना इतनी अच्छी कविताएं, और इतना आप लोग की जो अ, वाणी है या जो आप लोग बोलते हो इतने अच्छे से, जैसे लग रहा है बहुत मजे हुए हो। और हम लोग तो अभी बिल्कुल जैसे लग रहा है हम लोग का ये सेकंड, फर्स्ट एक था छोटा सा अभी 1 हफ्ते पहले, और ये सेकंड है। तो आप लोग से मैं आशा करूँगी कि आप इसे पसंद भी करेंगे, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे बताएँगे, जिससे कि आगे हम लोग अपने को सुधार करें। ये कविता मैंने पिछले साल, बहुत बारिश हो रही थी, तो उसमें कई जगह पानी भर गया था, तो मुझे एकदम से ध्यान आया, मैं उसके 1 दिन पहले मैं गई थी उस तरफ, हनुमान सेतु की तरफ, तो वहाँ पे फुटपाथ वगैरह पे उसके उसी रास्ते पे कई लोग सोते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो ये मैंने कविता लिखी थी। इस लगातार बारिश में किस तरह से गरीब लोग और किसान लोग किस तरीके से अपने को बचाते होंगे पानी से। कभी मेरी कामवाली आके बताती है कि आज पूरे दिन मेरी मड़ैया टूट गई। तो ये काले बादल गरज रहे, ये काले बादल गरज रहे, 2 दिन से कितने बरस रहे। ये काले बादल गरज रहे, 2 दिन से कितने बरस रहे। हजारों घर डूबे होंगे, हजारों घर डूबे होंगे, सैकड़ों घर गिर जाएंगे। ये काले बादल गरज रहे, 2 दिन से कितने बरस रहे। हजारों घर डूबे होंगे, सैकड़ों घर गिर जाएंगे। ये पानी बढ़ता जाता है, ये पानी बढ़ता जाता है, घुटने तक ऊपर आता है। ये पानी बढ़ता जाता है, घुटने तक ऊपर आता है। कितने लोग डूबे होंगे, कितने लोग डूबे होंगे, कितने लोग मर जाएंगे। कोई सूरत नजर ना आती है, कोई सूरत नजर ना आती है, वो बूढ़ी भी ठिठुराती है। कोई सूरत नजर ना आती है, वो बूढ़ी भी ठिठुराती है। अमीर लोग तो जी लेंगे, अमीर लोग तो जी यस, लेंगे, गरीब मगर मर यस, यहाँ जाएंगे। आओ। अमीर लोग तो जी लेंगे, गरीब मगर मर जाएंगे। मेहनत 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 सारी ही बह गई, मेहनत सारी ही बह गई, फसल भीग कर ढह गई। पूरे साल किसान ने मेहनत करी, और जब अब
उसको जो है उसकी मेहनत का उसको फल मिलना था, तो ऐसा हो गया। मेहनत सारी बह गई, फसल भीग कर ढह गई। शायद संभलेंगे किसान, पता नहीं कि वो संभलेंगे या इसी उस शोक में डूब जाएंगे। शायद संभलेंगे किसान, सदमे से उबर जाएंगे। शायद संभलेंगे किसान, सदमे से उबर जाएंगे। और जो लोग सड़क पर सोते हैं, जो लोग सड़क पर सोते हैं, जीवन अपना युग होते हैं। जो लोग सड़क पर सोते हैं, जीवन अपना युग होते हैं, वो किसके आगे रोएंगे? वो किसके आगे रोएंगे? वो किसके दर पर जाएंगे? जो लोग सड़क पर सोते हैं, जीवन अपना युग होते हैं, वो किसके आगे रोएंगे? वो किसके दर पर जाएंगे? ये काले बादल गरज रहे, 2 दिन से कितने बरस रहे। हजारों घर डूबे होंगे, सैकड़ों घर गिर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौहर वर्मा जी। देखिए, ये मंच हमने ये प्रोग्राम आज जो गोष्ठी हुई है, हमारा मुख्य मकसद एक तो हिंदी दिवस था, इनके सम्मान में भी हुई है, और एक उद्देश्य, जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था कि इसमें हम लोग एक प्रैक्टिस करें, एक ऐसा माहौल तैयार करें ताकि 23 सितंबर को आने वाली जो हमारा काव्य गोष्ठी है वो एक नए आयाम को छुए। तो इसलिए मैं नौहर वर्मा जी, अगर आप मुझे मतलब मुझे यकीन है कि आपको कुछ आपत्ति नहीं होगी अगर मैं कुछ आपको सजेशन दूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको, आपकी पोयम को थोड़ा-सा आप दोबारा पढ़िए, तो कुछ चीज़ें जो जिसको कहते हैं कि तुकबंदी अगर जहाँ सही नहीं बैठ रही हो तो उन लाइन्स को हटा दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको थोड़ा-सा लंबी है, आप 2-4 लाइनें हटा सकती हैं, अगर छोटी हो जाए तो बेहतर होती है, इम्पैक्ट अच्छा आता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई चीज़ आप रिपीट करके कई बार एक ही लाइन को बोलेंगी तो वो, क्योंकि उतनी समझने, ऐसा कुछ हिंदी क्लिष्ट नहीं है या बहुत ही आसानी से समझ में आ जा रही है आपकी कविता, तो उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करने की, एक ही लाइन को 3-4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लगा। तो अगर ऐसा करेंगी तो मुझे लगता है प्रस्तुति वहाँ पे, क्योंकि मंच पे ज़्यादा समय भी नहीं होता है और ऊपर से आपकी जो कविता है वो थोड़ा-सा सारगर्भित होगी, तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद मैं हमारी अगली कवियत्री कुसुम पाठक जी को बुलाना चाहती हूँ, वो मंच पर आएँ और अपना काव्य प्रस्तुत करें। कुसुम जी नहीं है, आ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो हमारे, जहाँ तक मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे आखिरी नाम है पूजा श्रीवास्तव जी का। क्या वो यहाँ पर हैं मंच पर? हाँ, उपस्थित है पूजा जी। पूजा जी, आप आइए, आपका मंच पर स्वागत है और अपनी काव्य प्रस्तुति कीजिए। नमस्कार सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा जी, आपका स्वर स्पष्ट नहीं है। एक्चुअली मैं इस समय नासिक में हूँ, मेरा नेटवर्क सिर्फ शायद नहीं आ पाएगा। और अभी भी क्लियर नहीं आ रही है नहीं, आवाज़? आपकी वीडियो दिक्कत है, थोड़ा सा फिर से एडजस्ट करिए, आप रीजॉइन कोशिश कर करिए। रहे हैं। एक मिनट। आपने कोई अगर ईयर पीस लगा रखा है तो हट जाइए आप उससे। पूजा जी रीजॉइन कर रही हैं। दो लोगों ने हैंड रेस किए थे, क्या बरखा सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, अभी जब तक पूजा जी ज्वाइन कर रही हैं। रश्मि जी, अनुमति है? बरखा जी कुछ कहना चाह रही हैं। आपके आगे मेरी अनुमति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बरखा जी आइए और अपने विचार हिंदी दिवस पे आप प्रस्तुत करना चाह रही हैं, आपका स्वागत है। बरखा जी अनम्यूट हो जाइए। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, स्पष्ट। जी। सर्वप्रथम तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज हिंदी दिवस है तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये कार्यक्रम है और मेरी उपस्थिति वहाँ पर शून्य है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आज एक उपस्थिति दर्ज करा दूं। तो
मैं आप सभी के समक्ष शिव पुराण में जो वर्णित है उसके माध्यम से ये बताऊंगी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि हम सभी के मन में ये भाव आता है, जो लोग खोजी मन के हैं, सोचते हैं बहुत यार ये भाषा कहाँ से आई, तो उसके संदर्भ में कुछ अपने विचार दे रही हूँ शिव पुराण के आधार पर। सर्वप्रथम ब्रह्मांड में कहीं नाद की उत्पत्ति होती है। नाद एक शब्द है, नाद की उत्पत्ति होती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, सदाशिव जो निराकार है, और सदाशिव से महेश्वर की। जो लोग संस्कृत पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि महेश्वर जो है ये माहेश्वर सूत्रों से जुड़ा हुआ है। महेश्वर ने वागीश्वरी की उत्पत्ति की। वागीश्वरी यानी जिसे वाणी, विद्या या सरस्वती भी कहते हैं। महेश्वर और वाणी यानी वागीश्वरी विद्या आपस में एक है, जैसे अर्धनारीश्वर, जैसे प्रकृति और पुरुष, जैसे स्त्री और पुरुष। तो महेश्वर ने विद्या की उत्पत्ति की, यानी इस ब्रह्मांड में, धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में कहीं पर विद्या यानी वाणी की उत्पत्ति की। फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी ज्ञान को दूसरों को देने के लिए, महेश्वर ने माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति की। ये 14 कहे गए हैं, जिनमें क्रमशः आई, उन, रील, ऋक, ए, औंग और आई, औच ये 4 स्वर सूत्र कहे जाते हैं संस्कृत भाषा में। फिर उसके बाद हयव्रत, लन, यमंगनम, घरदश, जवगरदश, झवय, खफय, खफत, छठत, चट्टो, कपय, शस्यर, हल, ये 10 व्यंजनों के सूत्र हैं। यानी स्वर और व्यंजन के मेल से ही भाषा की उत्पत्ति होती है, और यही भाषा सर्वप्रथम श्रुति के माध्यम से लोगों को सुनी गई। जैसे हमारे समय के जो ऋषि मुनि थे वो पहले चीजों को लिखते नहीं थे, लेखन नहीं था हमारे शास्त्रों में, केवल सुने जाते थे। सतयुग के पहले भी बहुत सारे युग हुए। सतयुग तो हमारी धरती पर हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आता है। तो जब कलयुग आने वाला था तब फिर इन्हीं ग्रंथों को महर्षि द्वैपायन व्यास के द्वारा वेद, पुराण, उपनिषद आदि के माध्यम से लेखन में दिया गया। यही भाषा का उद्भव है जिसमें संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड में निहित है। अब जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे अब तो कलयुग में न जाने क्या क्या उत्पन्न हो गया है, क्या क्या खोजा गया है। हमारे वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए। अगर भारत के वैज्ञानिकों की बात की जाए तो हमारे वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए हैं। तो ये संपूर्ण प्रकार का जो ज्ञान है ये ब्रह्मांड में ही कहीं निहित था, और उसका जो अर्जन है, उसे ग्रहण करना जो है, उसे ब्रह्मांड से प्रारंभ में ऋषि मुनियों के द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा ग्रहण किया गया। सबसे पहले सर्वप्रथम वेद, तत्पश्चात पुराण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि शास्त्रों की रचना हुई। इन्हीं रचनाओं में वो सब कुछ निहित है जिसके माध्यम से हमारे जो वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता के समय, हमारे देश की परतंत्रता के समय हमारे यहाँ से शास्त्रों को पढ़कर विभिन्न चीजों को बनाया। जैसे एरोप्लेन आप जानते हैं, ट्रेन आप जानते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। फिलहाल ये सभी जितने भी शास्त्र या भाषा है, इसका सबसे पहले प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा के रूप में हुआ। संस्कृत भाषा देव भाषा कही गई है। देवताओं के अतिरिक्त ऋषि मुनि, राजा इत्यादि भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद जो साधारण जन थे, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो जो साधारण जन थे ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसे अधम भाषा भी कहा जाता था। इसी प्राकृत भाषा से तत्सम, तद्भव के भेद से परिष्कृत होकर हिंदी रूप में ये परिणत हुआ, जिसमें आदि जानकारी बरखा जी। समय का अभाव है, थोड़ा हम लोगों को जल्दी, थोड़ा सा मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि पूरी, हाँ बस 2 मिनट भी नहीं, मतलब बस 1 मिनट, क्योंकि ये पूरी बात, हाँ एक कभी और मीट रख लेंगे और इसको बहुत विस्तृत रूप में जान लेंगे। नहीं बस थोड़ा सा खत्म करें, जिसमें आदिकाल से लेकर अब तक विभिन्न लेखकों, कवियों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का बृहद विवेचन है। प्रसन्नता है कि आज भी लोग अपनी भाषा की उन्नति के लिए, जैसे आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रयासरत हैं। और इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की वही पंक्तियां जो कि हमारी सुधा जी ने भी कही कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो मेरा उद्देश्य था आप सबको बताना कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। अनुपमा जी, क्या आप बता सकती हैं कि क्या अभी कोई काव्य पाठ के लिए शेष है? हाँ, पूजा जी है। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी। पूजा जी है, वो छोड़ गई थी बीच में, अभी
आ अच्छा गई अच्छा हैं, अच्छा तो पूजा जी अभी आरंभ कर अभी सकती आवाज हैं। अभी आवाज क्लियर हाँ, आ रही है अभी बिल्कुल, आवाज? बिल्कुल स्पष्ट है। अब बिल्कुल आप बिना हाँ चिंता के आप काव्य पाठ जी। करें। मेरा सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले अपराजिता को 4 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये हमें मंच दिया। अब मैं थोड़ा खुलने लगी, अब मैं थोड़ा खुलने लगी, नए दोस्तों को पहचानने लगी। खुल गए किताब के पन्ने यूं कि मिलना पाठशाला लगने लगी। वो हंसी की फुहारें, वो हवा की बयारें, वो हंसी की फुहारें, वो हवा की बयारें, वो बातें अपनेपन की, जैसे बारिश की बूंदें लगने लगी। अब मैं थोड़ा खुलने लगी। अब मेरी कविता का शीर्षक थोड़ा-सा अलग हट के है, अभी तक जो शायद किसी ने नहीं अभी पढ़ा। मेरी कविता का शीर्षक है मन की उलझन। उलझनों में उलझा है मन कुछ यूँ, उलझनों में उलझा है मन कुछ यूँ कि उनके आने की भी खबर न लगी मुझे। उन्हें क्या पता मेरी उलझनों का, जो हर मोड़ पे गिराते रहे मुझे। उन्हें क्या पता मेरी उलझनों का, जो हर मोड़ पे गिराते रहे मुझे। और साथ में यूं रहते हो तुम मेरे, और साथ में तुम यूं रहते हो मेरे, जैसे कोई अजनबी रहता है। अब तो एहसासों में भी प्यार नहीं दिखता मुझे। अब तो एहसासों में भी प्यार नहीं दिखता मुझे। ठीक हो गई हूँ अब तो, ठीक हो गई हूँ अब तो, गिरना, उठना और उठ के फिर संभलना। जिंदगी बस यूं ही आजमाती है मुझे। एहसास तो है तुम्हें मेरे होने का शायद, एहसास तो है तुम्हें मेरे होने का शायद, हर बार ये नज़र बस धोखा देती है मुझे। खैर है उस ज़माने का, जिसने मनचाही तकलीफ़ें दी, खैर है उस ज़माने का, जिसने मनचाही तकलीफ़ें दी, पर वो पल भी सबक दे गए जाते-जाते मुझे। कोई शिकायत नहीं मुझे किसी से अब, कोई शिकायत नहीं मुझे किसी से अब, शायद इसी तरह ज़िंदगी का तजुर्बा होना था मुझे। धन्यवाद। म्यूट हैं रश्मि जी, आप शायद म्यूट हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। अब इस मंच पर मुझे लगता है आप ये पूजा जी की आखिरी प्रस्तुति थी। तो आज मैं इस मंच पर उपस्थित सभी महिलाओं को, जो हमारे समूह के नाम को पूर्णतः चरितार्थ कर रही हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। हम सभी महिलाएं चाहे घर का काम कर रही हों, चाहे बाहर का, अपने काम-काज से निवृत्त होकर आज अपने हिस्से का थोड़ा-सा आसमान छूने के लिए यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए और उम्मीद है कि आने वाली 23 सितंबर को हम सभी अपराजित महिलाएं अपने हिस्से का आसमान, खुले आसमान को ज़रूर छुएंगी और हर्ष का अनुभव करेंगी। तो आपका इंतज़ार रहेगा 23 तारीख को, 23 सितंबर 2023। अध्यक्षीय भाषण के लिए अब मैं भूल गई थी। अब मैं बुलाना भी चुनाव चाहूँगी। मैंने पहले बोल लिया ना, इसलिए मेरा चांस जा रहा है, मेरा अवसर जा रहा है। अब हमारी अपराजिता समूह की सचिव महोदया डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं के अध्यक्षीय भाषण के बाद ये हमारा जो मंच है ये समाप्त हो जाएगा। अध्यक्षता तो क्या खूब की मैंने। ज्वाइन कराते-कराते ही पूरा समय चला जाता है और बहुत सारे टेक्निकल ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे फ़ोटो भी लेना, वीडियो भी करना। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हमारी संरक्षिका महोदय भी प्रस्तुत हैं। तो मैं चाहूँगी पहले अंजलि दी अपने 2 आशीर्वचन दे दें हम लोगों को, उसके बाद में कुछ आज जितनी भी प्रस्तुतियाँ थी उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। अंजलि। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी तक तो ये हिंदी दिवस हम लोग ऑफिस में ही मनाते थे, क्योंकि हमारा कार्य भी हिंदी में होता था। तो हिंदी दिवस नहीं होता था, बल्कि हम लोग हिंदी में कार्य ही करते थे। अंग्रेजी को हम लोगों ने कभी मान्यता दी ही नहीं सरकारी कार्य प्रणाली में। तो हमारे ऑफिस में ही, कार्यालय में ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, तो वो हिंदी दिवस में कोई निबंध प्रतियोगिता करते थे, कुछ भी करते थे, तो जो एग्जामिनर के रूप में, परीक्षक के रूप में हम लोगों को आमंत्रित करते थे कि उनकी कॉपीज को चेक करें। लेकिन आज ये काव्य गोष्ठी मेरी सेवानिवृत्ति के बाद प्रथम काव्य गोष्ठी अपराजिता के मंच पर,
और अनुपमा जी ने मुझे यहाँ पर, अनुपमा जी और आप सबके उससे हम यहाँ पे मिले, आप लोगों से जुड़े, हमें आज बहुत अच्छा लगा। और सबकी कविताएं बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मैंने बहुत ध्यान से भी सुना। बट अमिता जी की कविता ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। तो मेरे पास कि आप सर नीचे करके रो रही थी अंजलि थी, सही में बहुत भावुक कर गई इनकी कविता, वाह। हाँ, आप सबका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं हमारा अपराजिता आप लोगों के सबके सहयोग से बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत ऊंचाइयां छुएगा। और अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अपराजिता ऐसे ही आगे चल रही है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, छोटों का प्यार लेकर, और अपने साथ वालों की थोड़ी डांट, थोड़ा दुलार, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा सब लेकर। तो इसी प्यार के साथ आज जो ये काव्यांजलि थी, और इस काव्य प्रस्तुति में जैसा कि डॉक्टर रश्मि जी ने आपको पूर्व में ही जानकारी दी, हमारी एक थोड़ा सा तैयारी के तरह भी। विनीता जी, क्या आपको कुछ बोलना है? मैं पूरा करूं इससे पहले आप बोल लें विनीता जी, हैंड रेज है आपका बहुत देर से। विनीता त्रिपाठी, नहीं, कुछ बोलना नहीं है, अच्छा। जैसा कि आज का जो ये काव्यांजलि थी, बहुत ही हृदय को छू लेने वाली, और कविता तभी सच्ची है जब आपके दिल को छू जाए। जिस तरह से आज मैंने देखा, जब अमिता हजेला जी पढ़ रही थी कविता, कई सारे लोगों की आंखों में अश्रु थे, और जो वहां लीलावती गए हैं, हम में से कई नहीं गए हैं, यहाँ जो बैठे हैं कई, बहुत सारे हम में से जा भी चुके हैं, तो वो पूरा दृश्य आपने उपस्थित कर दिया। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही अमिता जी की आज। उसी के साथ मैं नाम लेना चाहूंगी सबसे पहले अपर्णा जी का। जब इन्होंने कहा अपने हाथों से स्वयं रचा, वो पंक्ति बहुत दिल में उतर गई। और जब सोने की तरह वो तपने के बाद भी वो सोना बन के बाहर आई, वो भी बात बहुत प्यारी लगी। बहुत अच्छे से शब्दों में रचा अपर्णा जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। उसी के साथ नीतू राय की हिंदी भाषा के महत्व पे जो कविता थी, बहुत ही अच्छी थी। पूरी नहीं सुन पाए, लेकिन चूंकि मैं वीडियो में पूरा सुन चुकी हूँ, हिंदी भाषा के जो आपने गुणों का बखान किया है, महत्व को शब्दों में पिरोया है, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा और इसकी हम तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी कविता। और इसी के साथ नाम लेना चाहूंगी संध्या श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने एक गृहिणी को, जो होम मेकर हम कहते हैं, एक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने वाली गृहिणी, वो किस तरह से, जब उन्होंने अफसोस शब्द बोला ना, तब मैंने आगे गौर किया क्या बोल रही हूँ। अफसोस तो तब हुआ जब निकल गया वक्त का खूबसूरत दौर। जब हाथों से वो वक्त निकल जाता है, अपने भावों को भी बहुत अच्छे से शब्दों में पिरोया आपने संध्या जी, बहुत बहुत बधाई आपको। उसी के साथ फिर मैं नाम लेना चाहूंगी आगे पूजा जी का। पूजा जी ने जब अपनी कविता पढ़ी, उनका बीच में कुछ व्यवधान हो गया था, और बहुत अच्छे से उन्होंने भी बताया। कविता वही है जो आपके मन के भावों को छू जाए, और हृदय को छुआ पूजा जी आपकी कविता ने। और साथ ही साथ फिर नोहर जी को मैं बधाई देना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा लिखा है नोहर जी। जब आप व्यथा बताते हैं उन लोगों की जो सड़कों पे सोते हैं, कह आपने जब कहा जो लोग सड़क पर सोते हैं, उनकी व्यथा को जब आप लेकर आई, उसको भी आपने दिल, आपके उन शब्दों ने भी दिल को छुआ। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर जितने भी लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं, सब दिलों में उतर गई, और आप सब बहुत अच्छा लिखते हैं। भविष्य में ऐसे ही लिखते रहिए। दिन में, सप्ताह में, 15 दिन पे, महीने भर में एक बार कलम अवश्य उठाइए। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। आप सब यहाँ पर विद्त जन बैठे हैं, आप अभी घर गृहस्थी में थे, लेकिन जिस तरह से आपके भाव आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी प्रसिद्ध कवित्री बन जाएंगे। आप अपने गुण को अवसर तो दीजिए, आप उसको थोड़ा सा निरखने परखने का सबको अवसर तो दीजिए। जो आज आपका जो ये योग्यता आई है मंच पर, इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने बहुत समय से नहीं लिखा। आप सबने लिखा है, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और बहुत बहुत ही धन्यवाद यहाँ पर सभी का, कि मुझे आज की अध्यक्षता सौंपी रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि बहुत ही प्यारी है, बहुत व्यस्त थी आज, पूरा समय विद्यालय में आपके यहाँ हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। सीमा जी शायद अब इस पटल पर नहीं उपस्थित है। सीमा जी का भी धन्यवाद। सभी यहाँ उपस्थित, अंजलि दी, हमारे सभी सदस्य, अर्चना जी, आप सब अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर आते हैं, लगता है। और जो मुझे आज की अध्यक्षता दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे की काव्यांजलि इससे भी उत्तम होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी जी, बहुत धन्यवाद।
Tejas, just come and stop the recording. Tejas, how to stop it? I don't know. Should I close it or save it? Tejas, please listen once. आ जाइए. अच्छा, stop recording. Okay. Save कैसे होगी?